भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी में गद्य के विकास को पढ़ना शुरू करेंगे। और अगर आप लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के पिछले वीडियो नहीं पढ़े हैं तो आप सब मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, तो कौन कौन से टॉपिक हिंदी साहित्य के इतिहास में थे हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले था आदिकाल, फिर भक्ति काल। भक्ति काल में संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा के बारे में भी पढ़ना था। इसके बाद आता है रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। इन सभी टॉपिक को हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं पढ़े हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर पढ़ लें। तो अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है हिंदी में गद्य का विकास। हिंदी में गद्य के विकास, निबंध, कहानी, उपन्यास, इन सभी के बारे में पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग हिंदी में गद्य के विकास के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपने निबंध और कहानी, उपन्यास, जितने भी टॉपिक हैं एक एक करके सब हम लोग पढ़ेंगे। गद्य का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य भाषा के माध्यम से स्वयं के विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति दो प्रकार से गद्य और पद्य में व्यक्त करता है। अब ये गद्य और पद्य किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं गद्य किसे कहते हैं। गद्य के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को सुगमता पूर्वक प्रकट करते हैं। इसे गद्य कहते हैं। गद्य में भाषा व्याकरण के अनुरूप होती है। तो गद्य किसे कहते हैं, गद्य की परिभाषा है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पद्य किसे कहते हैं। ऐसी रचना जिसे हम छंदोबद्ध ढंग से, जिसमें ताल, गति के प्रबंध की कलापूर्ण अभिव्यक्ति रागात्मक मनोभाव के साथ उपस्थित हो, उसे पद्य कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ते हैं, देखिए भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना से जहां परिवर्तनों की जो श्रृंखला प्रारंभ हुई, इसका भारतीय जनजीवन पर प्रभाव पड़ा। कई परिवर्तनों का सीधा सीधा संबंध हिंदी गद्य विकास से है। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। आज से कई वर्षों पूर्व ईसाई धर्म के प्रचारक इस देश में आए और उस समय भारत पर अंग्रेजों का साम्राज्य हुआ। तो इन ईसाई धर्म के प्रचारकों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार को तेज कर दिया। इन्हीं की गतिविधियों ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी समय बाइबिल का हिंदी गद्य अनुवाद प्रकाशित हुआ। इससे हिंदी गद्य का काफी विकास हुआ। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। कुछ समय बाद सन 1835 ईस्वी में
लॉर्ड मैकाले ने भारत में शिक्षा प्रचार के लिए अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर जोर दिया। इसके कुछ समय बाद सन 1844 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक देश में रेल और तार के साधन जोड़ दिए थे। 19वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य गद्य का क्रमबद्ध इतिहास देखने को मिलता है। प्रारंभिक गद्य लेखन। अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी के पूर्व हिंदी गद्य को 3 रूपों में देखा जा सकता है। तो प्रारंभिक गद्य लेखन जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसको जो 3 भागों में बांटा गया है, सबसे पहले है राजस्थानी गद्य, यह सबसे प्राचीनतम रूप है। दूसरा है ब्रज भाषा में गद्य और तीसरा है खड़ी बोली में गद्य। तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं राजस्थानी गद्य। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं राजस्थानी गद्य के बारे में। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको लिखा हुआ है। राजस्थानी गद्य का विकास 10वीं शताब्दी से माना जाता है। राजस्थानी गद्य का विकास 10वीं शताब्दी के दान पत्रों, पट्टे परवानों, टीकाओं व अनुवाद ग्रंथों में देखने को मिलता है। राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। धनपाल कथा, इसका समय 14वीं शताब्दी माना जाता है। फिर है तत्व विचार, इस रचना का समय 14वीं शताब्दी माना जाता है। तो राजस्थानी गद्य में ये 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है ब्रज भाषा में गद्य का विकास। ब्रज भाषा का समय 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। ब्रज भाषा में हिंदी गद्य की प्राचीनतम रचनाएं सन 1513 ईस्वी से पूर्व की प्रतीत नहीं होती हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ की रचना श्रृंगार रसमंडन, यमुनाष्टक, नवरत्न सटीक। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की ये 3 रचनाएं हैं, श्रृंगार रसमंडन, यमुनाष्टक, नवरत्न सटीक। नेक्स्ट है गोकुलनाथ की रचना 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता। गोकुलनाथ की ये रचनाएं हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं और पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। गोस्वामी हरि राम की रचना कृष्णावतार स्वरूप निर्णय और 7 स्वरूपों की भावना, ये गोस्वामी हरिदास की रचना है। इसके बाद है नाभादास की रचना अष्टयाम है। यह रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो नाभादास की रचना अष्टयाम है। उसके बाद है लल्लू लाल की रचना माधव विलास है। नेक्स्ट है, अब हम लोग पढ़ते हैं खड़ी बोली में गद्य का विकास। कौन कौन सी रचनाएं हैं और इसका विकास किस प्रकार से हुआ है। खड़ी बोली के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा में होते हैं। मथुरा प्रसाद शुक्ल जी ने पंचांग दर्शन की रचना सन 1800 ईस्वी में की। खड़ी बोली गद्य के विकास में मुंशी सदासुख लाल नियाज, ईशा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुंशी सदासुख लाल नियाज जी एक फारसी कवि एवं लेखक थे। मुंशी सदासुख लाल जी ने श्रीमद् भगवत कथा के आधार पर एक
रचना लिखी है जिसका नाम है सुख सागर। ये जो कवि हैं और इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको याद जरूर करें। नेक्स्ट है ईशा अल्लाह खां एक उर्दू के बहुत अच्छे शायर थे। इन्होंने संवत 1855 और संवत 1860 के मध्य एक रचना लिखी। इसका नाम रानी केतकी की कहानी है। रानी केतकी की कहानी को एक अन्य नाम उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। रानी केतकी की कहानी को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, उदयभान चरित। नेक्स्ट है लल्लू लाल जी गुजराती ब्राह्मण थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्ति के बाद इन्होंने संवत 1860 में भगवत पुराण के 10वें स्कंद के आधार पर प्रेम सागर नामक ग्रंथ लिखा। इसके अतिरिक्त इन्होंने बेताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी, माधव विलास, सभा विलास आदि लिखे हैं। नेक्स्ट है सदल मिश्र ने अपनी पुस्तक नासिकेतोपाख्यान फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने राजा भोज का सपना की रचना की है। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश का हिंदी अनुवाद किया है। ये जो ग्रंथ हैं ये कालिदास के हैं, तो इसी का इन्होंने राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी अनुवाद किया है। नेक्स्ट है श्रद्धाराम फिलोरी ने सत्यामृत प्रवाह, आत्मचिकित्सा, तत्व दीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह आदि पुस्तकें हिंदी में गद्य के विकास को एक नई दिशा प्रदान की है। श्रद्धाराम फिलोरी के ये रचना है, इनका नाम जरूर याद करें। नेक्स्ट है अब हम लोग पढ़ते हैं मैथिली में गद्य का विकास। तो सबसे पहले है राजस्थानी के बाद मैथिली में हिंदी गद्य के प्रयोग हुए। मैथिली में प्राचीन हिंदी गद्य ग्रंथ ज्योतिश्वर की रचना वर्ण रत्नाकर है। यह रचना सन 1324 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। जब भी आपसे मैथिली में प्राचीन हिंदी ग्रंथ के बारे में पूछा जाएगा तो कवि ज्योतिश्वर की रचना है वर्ण रत्नाकर। नेक्स्ट है दक्षिणी में गद्य का विकास। गेसु दराज की रचना मेरा जुल आशिकीन है। मुल्ला वजही की रचना सबरस है। ये दक्षिणी हिंदी के गद्य विकास में महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और इनके ये कवि हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी में गद्य के विकास के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक पर आएंगे और उसके भी विकास के बारे में पढ़ेंगे। उससे महत्वपूर्ण जितनी भी रचनाएं और कवि हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।